हेलो माय डियर स्टूडेंट, हम कर रहे हैं चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को। हम यहाँ पे करेंगे पीवाईक्यू क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ साथ में ऐसे क्वेश्चन जिनके आने के चांसेस एग्जाम में 100% रहेंगे। तो हमने सभी क्वेश्चन को कवर किया हुआ है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लें। अगर न्यू क्वेश्चन भी वो बनाता है एग्जामिनर तो इन्हीं को इधर उधर करके बना सकता है। तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लें। साथ में हम करेंगे एनसीईआरटी के हाईलाइट पॉइंट को, जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोनों काम हम एक साथ करने वाले हैं। आप क्या करें, बस इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लें, साथ में एनसीईआरटी के जो हाईलाइट पॉइंट में बताऊंगा उनको अच्छे से कर लें। क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। और जो ओनली नीट को क्वालिफाई करना चाहते हैं वो इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लें, बस पॉइंट पॉइंट कवर कर लें, बाकी कुछ ना भी करेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम जिस भी टॉपिक पे क्वेश्चन होगा हम उस टॉपिक को अच्छे से समझते हुए क्वेश्चन को करेंगे, जिससे आपका टॉपिक भी रिवाइज होगा और आप आंसर अच्छे से कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन है उलवेदन से। तो उलवेदन क्या है? उलवेदन एक ऐसी युक्ति है जो ये पता लगाती है कि बच्चे में कोई ऐसा रोग तो नहीं है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, जिसे अनुवंशिक विकर कहते हैं। पहला काम इसका ये था। डॉक्टर साइड से इसका काम लिंग निर्धारण में भी करने लगे। मीन्स वो बताने लगे कि जन्म से पहले कि गर्भ में लड़का है या लड़की, इससे क्या हुआ, भ्रूण हत्या स्टार्ट हो गई। जब बच्ची होती थी तो उसकी भ्रूण में ही हत्या कर दी जाती थी, तो इससे सरकार ने भी इस पे रोक लगा दी। तो ये इसका काम होता है। अब हम आंसर को करेंगे तो समझ आएगा। और ये कब किया जाता था? ये किया जाता है 14 से 16 सप्ताह में। अब हम करेंगे आंसर तो समझ आएगा हाँ बात क्या चल रही है। अब उसने बोला है उलवेदन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। उसने पूछा कौन सा यहाँ पे गलत है। इसका मीन्स 3 सही होंगे, गलत होगा। अब यह आमतौर से तब किया जाता है जब स्त्री को 1 सप्ताह के बीच का गर्भ होता है। ऐसा नहीं होता, भी मैंने बताया था कि 14 से 16 सप्ताह का गर्भ होता है तब किया जाता है। तो इसका पहला ही क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इसका आंसर तो हो गया 1, मतलब ए हो गया। लेकिन हम इन लाइन को भी, इसका आंसर क्या हुआ, ए हुआ। लेकिन इन लाइन को भी हम समझेंगे अच्छे से सभी क्वेश्चन की, क्योंकि इन्हीं लाइन को वो आगे पीछे करके नया क्वेश्चन बना सकता है। इस बार पूछ लिया कौन सा गलत है, नेक्स्ट में पूछ लिया कौन सा सही है, तो आपको पता होना चाहिए। तो आंसर तो मिल गया हमें ए इसका। अब अगला देखें कि क्या क्या इसमें दे रखा है, कौन कौन सा सही है, रिवाइज भी होगा इससे। इसे प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अभी हमने बात की थी, हाँ ये बिल्कुल सही है, किया जाता है इसका। इसे डाउन सिंड्रोम का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, हमने बात की थी, हाँ। और इसे खंड तालु का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, और इसमें भी ये प्रयुक्त किया जाता है। तो ये हो गया हमारा आंसर, हो गया इसका ए, और ये गलत हो गया और ये सही हो गया। तो आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर भी करना है साथ में। अगला क्वेश्चन भी इसी टॉपिक से है। उसने पूछा है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभी कथन कथन ए और दूसरा कारण आर है। मतलब असेसन रीजन का ये क्वेश्चन है। असेसन रीजन का मीन्स होता है, जैसे मैं बोलूं कि हम खाना क्यों खाते हैं, तो इसका रीजन है कि हम एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए खाना खाते हैं। तो असेसन का मीन्स समझ आ गया। असेसन का मीन्स जो बात चल रही है, रीजन का मीन्स जो काम हम कर रहे हैं तो उस रीजन की वजह से कर रहे हैं कि नहीं। जैसे हम खाना खा रहे हैं तो ऊर्जा लेने की वजह से खा रहे हैं, तो ऊर्जा लेना इसका कारण हो गया खाना खाने का। तो इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है। पहला क्या है, उसने अभिकथन ए दे रखा है, लिंग निर्धारण के लिए उलवेदन जनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल सेवा भी कहते हैं उसको, कार्यक्रम की एक युक्ति है। अभी हमने बात की थी, हाँ बिल्कुल सही बात है, हाँ ये युक्ति है। उलवेदन पर प्रतिबंध बढ़ते हुए भ्रूण हत्या के मामलों को रोकता है। हाँ अभी हमने इस पे बात की थी, भ्रूण हत्या, इस पे प्रतिबंध इसीलिए लगाया था क्योंकि भ्रूण हत्या थी, हो रही थी बहुत ज्यादा भ्रूण हत्या थी, बहुत ज्यादा भ्रूण हत्या हो रही थी इससे, तो इसलिए इस पे प्रतिबंध भी लगाया। तो दोनों सही है, लेकिन इसका रीजन ये थोड़ी है कि भ्रूण हत्या हो रही थी। तो सही दोनों है, लेकिन इसका रीजन ये नहीं है। तो दोनों सही है, तो हम छांटेंगे अब कौन सा क्या है। ए असत्य है परंतु आर सत्य है, ये भी नहीं है इसका आंसर। ए
और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है, नहीं व्याख्या नहीं करता, रीजन ये नहीं है इसका। ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, तो इसका आंसर जाएगा ये। तो इस तरह से टॉपिक को समझ के तब करेंगे, फिर मैं हाईलाइट कराऊंगा, देखो कौन सा टॉपिक आपको अच्छे से करना है। तो उलभेदन बहुत मोस्टली टॉपिक है, उलभेदन के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एनसीईआरटी में उलभेदन को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। आपको इसको उलभेदन के बारे में पढ़ के जाना है, कहाँ होता है, कैसे होता है, इसका क्या रीजन होता है, आपको अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार उठाए जाते हैं। अब आता है यहाँ पे कि किस किस तरह से जन्म दर को घटाया जाता है या जन्म दर को रोका जाता है। हमारे पास कौन कौन सी युक्तियां हैं, एक तो होती है रोध बैरियर। रोध बैरियर किसको बोलते हैं, रोध बैरियर विधि में हम ऐसा करते हैं जिससे कि वीर्य अंदर गर्भाशय में ना जा पाए, जिससे क्या होगा, अंडाणु शुक्राणु के साथ नहीं मिल पाएगा, निषेचन नहीं हो पाएगा। तो जितने भी वेरियर वाले केस है उसमें ऐसा ही होता है, इसलिए इसे बोलते हैं रोधक। रोधक मतलब रोकने वाला, शुक्राणु और अंडाणु को मिलने में। कौन कौन से होते हैं, जिसमें रोध है और वाल्ट है और डायफ्राम है, ये सब इसमें आते हैं। फिर उसके बाद आती है अंतर्गर्भाशय युक्तियां हैं, हार्मोन्स, गर्भ निरोधक है और गोलियां हैं। इनका सबका एक ही काम होता है, ये क्या, ये निकालती है प्रोजेस्टोजन या एस्ट्रोजन। किसी में एक ही होता है ओनली, किसी में दोनों भी होते हैं। इनका काम क्या होता है, जैसे इनको लगाते हैं या गोलियों को खाते हैं तो क्या होता है, प्रोजेस्टोजन या एस्ट्रोजन दोनों की क्वांटिटी बढ़ जाती है। जब क्वांटिटी बढ़ जाती है तो हाइपोथैलेमस को मैसेज जाता है कि इनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो गई, तो हाइपोथैलेमस GnRH निकालना बंद कर देता है, जिससे अग्रपीयूष ग्रंथि से FSH और LH नहीं निकलते हैं। और FSH का काम होता है अंडोत्सर्ग कराना। जब FSH ही नहीं निकलेगा तो अंडोत्सर्ग भी नहीं होगा, जब अंडोत्सर्ग ही नहीं होगा तो अंतरोपण भी नहीं होगा। तो आपको काम समझ आ गया होगा, इनका काम एक जैसा होता है। क्लियर। अब हम क्वेश्चन को करेंगे, समझ आएगा। रोध वीर्य, अब पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं हम। निम्नलिखित उपांगमों में से कौन सा उपांगम किसी गर्भ निरोधक की परिभाषित क्रिया नहीं बताता। तो अब हम देखेंगे कौन सा गलत सामने दे रखा, उसने ये बोला है रोध बैरियर, अभी हमने बात की थी, निषेचन को रोकता है, बिल्कुल सही है। अंतर्गर्भाशय युक्ति शुक्राणु की अक्ष कोशिकता बढ़ा देती है, शुक्राणुओं की गतिशीलता एवं निषेचन क्षमता का मंदन करती है, उसको लो कर देती है। और आगे हार्मोन्स गर्भनिरोधक में दे रखा है, शुक्राणु के प्रवेश को रोकते हैं, उनकी दर को धीमा कर देते हैं, अंडोत्सर्ग और निषेचन नहीं होने देते, शुक्रवाहक उच्छेदन में शुक्राणु जनन नहीं होने देते। तो देखो हमने समझ लिया था, इसमें अंतर्गर्भाशय युक्तियों में ऐसा होता है, ये शुक्राणुओं की गतिशीलता को कम कर देते हैं और निषेचन नहीं हो पाएगा। अगर शुक्राणु की गति नहीं होगी तो अंडाणु तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ये भी सही है और ये भी सही है, ये गलत है। शुक्रवाहक उच्छेदन में क्या होता है, इसमें शुक्रवाहक को काट के बांध दिया जाता है, जिससे क्या होता है, शुक्राणु नहीं जा पाते। तो कौन सा, तो शुक्राणु नहीं जा पाते हैं, इसका रीजन ये नहीं है कि इसे काट दोगे तो शुक्राणु जनन ही नहीं होगा। तो इसका ये गलत है, तो इसका आंसर जाएगा डी। अब यहां पे दे रखा है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करो। यहाँ पे क्या है, बोल्ट, अभी हमने बात की थी, ये क्या करते हैं, ये रोधक है, ये रोधक है। रोधक का मीन्स क्या करते हैं, ये शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से रोकते हैं, उनके निषेचन को रोकते हैं। तो यहाँ पे गर्भाशय ग्रीवा में और शुक्राणु के प्रवेश को रोकते हैं। तो ये गर्भाशय ग्रीवा में और शुक्राणु के प्रवेश को ये रोकता है, सीधी सी बात है। अब अगला आता है आईयूडी। आईयूडी
गर्भाशय में शुक्राणु की भक्षणता और डिंब वाहिनी नलिका को काटना। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो होता है ये आईयूडी का काम होता है। यहाँ पे पहले का कौन सा है, पहले का है ए, तो यहाँ पे देखेंगे पहले का ए किसमें, पहले का एक ही में है, तो इसका आंसर जाएगा ये। लेकिन फिर भी हम सबको मैच करेंगे, सबको मैच करेंगे। यहाँ पे क्या है, क्योंकि हमें नॉलेज होनी चाहिए, शुक्र वाहक उच्छेदन, इनमें हमने बात की थी, शुक्र वाहक को काटा जाता है और नालिका उच्छेदन में डिंब वाहिनी को हटाया जाता है। आंसर तो हमें पहले ही मिल गया था, लेकिन हमें तो पॉइंट भी तो क्लियर करने हैं, क्योंकि आंसर को आगे पीछे करके वो न्यू क्वेश्चन बना देता है। तो ये हो गया इसका आंसर। यहाँ पे देखो फिर वही मैच कराना है हमको, मैच कराना है। अभी हमने डायफ्राम की बात की थी, तो यहाँ पे एक को दो से मैच कराना। अंड उत्सर्ग एवं रोपण का मंदन करता है, ये तो हमें पता है, ये तो हार्मोन्स वाले करते हैं, ये नहीं करता। डायफ्राम क्या करता है, गर्भाशय ग्रीवा को ढककर शुक्राणुओं को रोकता है, ये हमने बात की थी, ये तो शुक्राणुओं को रोकता है। गर्भ निरोधक गोलियां क्या करती हैं, गर्भ निरोधक गोलियां यहाँ पे अंत स्तनपान अनावृत। गर्भ निरोधक गोलियां जो करती हैं वो अंड उत्सर्ग और रोपण को रोकती है। अंत गर्भाशय युक्तियां, अभी हमने ये देखो बार बार अभी पढ़ा था हमने, बार बार आता है, तभी हम बोलते हैं कि क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो ये क्या करती है, गर्भाशय में शुक्राणुओं की भक्षण क्रिया को बढ़ा देती है। और फिर आता है स्तनपान अनावृत, फिर सबके बाद आवर्त चक्र एवं अंडोत्सर्ग की अनुपस्थिति। तो ये हो गया। तो यहाँ पे उसने टाइपिस्ट ने यहाँ पे देने लिखा है, लेकिन आप इस तरह से इसको मैच करके आंसर निकाल सकते हैं। देखो इसी टाइप के कितने बार क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ पे फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, शुक्रवाहक उच्छेदन, वाह्य स्खलन, गर्भाशय ग्रीवा टोपी, सहेली। अब यहाँ पे हम बात करें शुक्रवाहक उच्छेदन में, अभी हमने पढ़ा था क्या होता है, कि कैसी विधियां हैं और किस तरह से काम करती है, यहाँ पूछा है। तो ये है, इसको बोलते हैं शल्य चिकित्सा, काट कर निकाला जाता है इसमें, तो इसे बोलते हैं शल्य चिकित्सा। फिर आता है वाह्य स्खलन। वाह्य स्खलन जो है वो है प्राकृतिक नेचुरल विधि, क्योंकि इसमें किसी भी हार्मोन्स का किसी का यूज नहीं किया जाता, ये नेचुरल है। गर्भाशय ग्रीवा टोपी, गर्भाशय ग्रीवा टोपी क्या होती है, गर्भाशय ग्रीवा टोपी ये हो गया। और फिर उसका आता है रोध विधि है, ये गर्भाशय ग्रीवा टोपी ये रोध विधि है, रोकती है। फिर उसके बाद आता है सहेली, ये टैबलेट है गर्भनिरोधक, और इसको खाई जाने वाली विधि है। तो ये हम मैच कर चुके हैं। तो ए का क्या है, ए का है थर्ड, तो यहाँ पे देखें तो ए का थर्ड यहाँ पे भी है और ए का थर्ड वहां पे भी है, तो हमें दूसरा चेक करना पड़ेगा। वी का क्या है, वी का फोर, तो वी का फोर इसी में है, तो इसका आंसर जाएगा ये। फिर आगे देखें, अब यहाँ पे आपको देखना है कहाँ क्या क्या आपको याद रखना है। तो ये जो है प्राकृतिक विधियों में आपको प्राकृतिक विधियां याद रखनी है, कौन कौन सी प्राकृतिक विधियां होती है। स्तनपान अनवरत, ये आपको याद रखना। वाह्य स्खलन, या इसको क्या कहते हैं, अंतरित मैथुन कहते हैं, इसको आपको देखना है। और अनावृत, अभी हमने पढ़ा था अनावृत के बारे में, कहाँ पे गया वो, यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद स्त्री को स्तनपान भूमिका निभाता है, तो आवर्त चक्र शुरू नहीं होता है, इसलिए बिल्कुल माध्यम शिशु को करना चाहिए। और इसकी अवधि आपको याद रखनी है, इसकी अवधि कितनी होती है, तो इस तरह से ये यहाँ पे आपको याद रखना है। स्तनपान अनावृत को याद रखना, कितनी अवधि होती है इसकी, 4 से 6 माह की अवधि होती है, ये याद रखना आपको। उसके बाद यहाँ पे रोध में देखना आपको, रोध विधियां कौन कौन सी है और किस किस का यूज करते हैं, यहाँ पे आपको ये देखना है। इससे आगे आपको यहाँ पे देखो वही है डायफ्राम, इनके बारे में पढ़ लेना आपको, डायफ्राम और इनके काम क्या होते हैं, ये सब क्या है, रोध वाली विधियां है। आगे देखो यहाँ पे बार बार क्वेश्चन उठता है आईयूडी से। आईयूडी में आपको याद क्या करना है,
आपको याद करना है कि औषधि रहित कौन सी आयोडीन है। इसका एग्जाम्पल बहुत बार पूछा गया, तामा मोचक का एग्जाम्पल बहुत बार पूछा गया है, और हार्मोन्स मोचक का एग्जाम्पल बहुत बार पूछा गया है। ये एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको करने। फिर आता है सहायक जनक प्रौद्योगिकी, आईवीएफ के अंतर्गत किसका स्थानांतरण स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण पूछा है इसमें। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा होता है कि शरीर के बाहर भ्रूण बनाया जाता है, निषेचन कराया जाता है, जिससे भ्रूण बनता है। भ्रूण को अगर उसमें कितने होते हैं, 16 होते हैं। यहाँ पे 16 वाला नहीं है, यहाँ पे अगर उसमें 8 कोशिकाएं होंगी, यह युग्मनज बनेगा, तो उसे डालते हैं फैलोपियन नली में। अगर 16 होते हैं तो उसे डालते हैं गर्भाशय के अंदर। तो ये इसमें किया जाता है। आईवीएफ में पहले भ्रूण बनाया जाता है, निषेचन किया जाता है, निषेचन के बाद युग्मनज बनता है, फिर भ्रूण बनता है। तो युग्मनज को भी डाल सकते हैं फैलोपियन नली में, और अगर 8 कोशिकाओं वाले भ्रूण को भी डाल सकते हैं। 8 से ज्यादा हो गए तो फिर हमें उसे गर्भाशय में डालना पड़ेगा। तो ये इसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो अंडाणु का फैलोपियन नलिका में, अंडाणु को तो डालते नहीं, हमने बोला था युग्मनज को डालते हैं, या 8 कोशिका वाले को तो फैलोपियन नली में डालते हैं, और 8 से ज्यादा वाले को गर्भाशय में। तो युग्मनज का फैलोपियन नली में, हाँ हमने पढ़ा था, ये इसका करेक्ट आंसर है। युग्मनज का गर्भाशय में, युग्मनज का गर्भाशय में, युग्मनज को नहीं डालते, हम डालते हैं 16 कोशिकाओं से ज्यादा जो होता है। तो इसका राइट आंसर ये होगा। एक उसने टाइप नहीं किया, कोई नहीं, लेकिन हमें पता चल गया कि हाँ इसका आंसर क्या होगा। इसी तरह से देखो, ये है बस, यही पूरा टॉपिक इसी पे चलता रहेगा। मैंने बता दिया क्या क्या होता है। युग्मनज को और 8 कोशिका वाले को कहाँ पे डालेंगे, फैलोपियन नली में डालेंगे, और 8 से ज्यादा वाले को गर्भाशय में डालेंगे। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, निम्नलिखित में से वह कौन सी एक चीज है जिसे पात्र निषेचन की विधि में फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है। क्या किया जाता है, अभी हमने बात की थी, केवल भ्रूण जो 8 कोशिका अवस्था तक का हो, और युग्मनज अथवा 8 कोशिकीय अवस्था तक का आरंभिक भ्रूण, दोनों में से कोई भी। अभी हमने बात की थी, हाँ दोनों में से कोई भी डाल सकते थे, तो इसका आंसर जाएगा बी। और 32 कोष की अवस्था का भ्रूण तो फैलोपियन नली में हम डाल ही नहीं सकते, हमने बात की थी, इसे गर्भाशय में डाला जाता है। केवल जाइगोट नहीं, दोनों को डाला जा सकता है, तो इसका आंसर जाएगा बी। देखो यहाँ पे फिर वही क्वेश्चन, इसमें आईवीएफ में क्या करते हैं, अभी हमने बताया था, अंडाणु का फैलोपियन नलिका में डालते हैं, नहीं। युग्मनज का फैलोपियन नलिका में, हाँ ये डालते हैं। युग्मनज का फैलोपियन नलिका में हाँ डालते हैं, युग्मनज का गर्भाशय में नहीं। और 16 ब्लास्टोमेयर्स वाले भ्रूण का नहीं। 16 वाला कहाँ डालते हैं, हमें पता है, फैलोपियन नली में डालते, गर्भाशय में डालते, तो इसका आंसर जाएगा कौन सा, बी। साथ साथ में आप जो टॉपिक हाईलाइट है उसको आप जरूर करके जाए। फिर वही है सेम टू सेम, सेम टू सेम, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। परखनली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम में निम्नलिखित में से किस एक तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है। किस तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है, अंत कोशिकीय द्रव्य शुक्राणु इंजेक्शन नहीं दिया जाता। अभी हमने पढ़ा था, इसमें क्या किया जाता है, अंत गर्भाशय विरेचन भी नहीं होता है, इसमें तो भ्रूण को या युग्मनज को डाला जाता है। युग्मक युग्मक भी नहीं डाला जाता है, इसमें युग्मक नहीं डाला जाता, युग्मनज डाला जाता है। तो युग्मनज अंत फैलोपियन स्थानांतरण, ये इसका सही है, तो आंसर जाएगा इसका डी। यहाँ पे भी यही है, देखो सहायक जनक पद्धति आईवीएफ के अंतर्गत फिर से वही आएगा क्वेश्चन, सेम टू सेम है। तो इसको तो अभी हमने किया था, किसका था, युग्मनज का फैलोपियन नली में डाल देते हैं। ये बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन है। स्त्री जो गर्भ धारण नहीं कर सकती, जो गर्भ धारण नहीं कर सकती, कौन सा स्थानांतरण किया जाता है उसमें, उसमें उसमें किया जाता है कौन सा, जाइगोट को डाला जाता है। ठीक है, काय में डाला जाता है, फैलोपियन नली में डाला जाता है, या फिर उसे गर्भाशय में डाला जाता है। तो इसका आंसर जाएगा ये हमने पढ़ लिया था, बार बार उसी को घुमा फिरा के उसने पूछा है, पहले हिंदी में पूछ लिया था, आपके उसने शॉर्ट में इंग्लिश में पूछ लिया। तो यही इसके क्वेश्चन थे जो बार बार पूछे जाते हैं। आपको कौन कौन से टॉपिक करके जाने, ये यहाँ पे इस टॉपिक को हर बार एक क्वेश्चन आपको मिलता है, कोई भी एग्जाम में एक क्वेश्चन मिलता है, तो आप इसको
अच्छे से पढ़ के जाएं कि ये जो सहायक जनन प्रौद्योगिकी है, इसका कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है। हर बार एक क्वेश्चन यहाँ से मिलता है। तो इसमें सबसे ज्यादा हाईलाइट जो टॉपिक है वो दो है। एक तो आपको हार्मोन्स किस आईयूडी में क्या होता है, कौन सी हार्मोन्स देती है, कौन सी कॉपर और कौन सी हार्मोन्स रहित होती है, इसके एग्जाम्पल, और यहाँ से आपको करके जाना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।